हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 101 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 102 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि वास्तव में आपने इसका क्या उत्तर लिखा है और अंत में बताएंगे कि इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन का सार है, टिप्पणी कीजिए। क्लियर। भारतीय संविधान, आपने उत्तर लिखा है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके आरंभ में लिखित प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का सार समाहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्पण है तथा इसमें संविधान के आदर्शों का प्रतिबिंब समाहित है, जो कि निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट है। क्लियर। प्रस्तावना के आरंभ में लिखित शब्द हम भारत के लोग भारतीय जनता को संविधान के निर्माता व प्रतिनिधि घोषित करते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करते हैं तथा इसके समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रदर्शित करते हुए इसे लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा राष्ट्रहित अनुकूलित बंधुता की बात की गई है, जो संविधान के मूल अधिकारों, कर्तव्यों और नीति निर्देशक तथ्यों के आदर्शों एवं मूल्यों का सार प्रदान करती है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तथा इसमें हम संविधान के मूल्यों, आदर्शों, दर्शन एवं उद्देश्यों के मर्म को समझ सकते हैं। काफ़ी कम शब्दों में आपने काफ़ी अच्छा लिखने का प्रयत्न किया है और आपने काफ़ी बेहतरीन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि जब प्रस्तावना से संबद्ध कोई प्रश्न होता है, क्लियर, तो उसको हमें फिलोसफिकल होकर अगर हम लिख दें तो वो अन्य की अपेक्षा काफ़ी मौलिक हो जाता है और मौलिकता की ही डिमांड आपसे यूपीएससी करती है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपके जो एक दो इसमें वर्ड हैं उनको करेक्ट कर देते हैं और कोशिश किया करिए इन वर्डों पे थोड़ी अच्छी कमांड बनाइए, तो धीरे धीरे आपकी हिंदी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे आपने अनुकूलित लिखा है, क्लियर, तो आपको पता है अनुकूलित में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, क्लियर, तो आप ऐसे इन मात्राओं पे ध्यान दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जैसे मूल्यों लिखा है तो इस मूल्यों की मात्रा को ध्यान दीजिए। ये बेसिक गलतियों से थोड़ा बचिए क्योंकि इससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। क्लियर। चलिए, अब इसके साथ आपको क्या करना है, हालांकि लास्ट में भी एक है मिस्टेक, क्लियर, तो इस मूल्यों की इसको भी सही कर सकते हो। अब आपको बेसिक चीज़ बताते हैं। बेसिक चीज़ क्या, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आप सामान्य रूप से पहले प्रस्तावना को परिचय दे दो। परिचय का मतलब W5H1 थ्योरी के तहत, अर्थात इन 3 लाइनों में आप केवल बता दो प्रस्तावना वास्तव में क्या है। आप ये मत बताओ भारतीय संविधान क्या है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषता पे प्रश्न नहीं पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे प्रश्न पूछा है। क्लियर। तो आप इतना डिटेल मत दो। आप कैसे लिखोगे अभी हम बताएंगे, समझ गए। दूसरी बात, आप प्रस्तावना को, वर्ड को रिपीट मत करो। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखें तो उसमें RIG का रूल को फॉलो करें, यानी कि आप अपनी बात को रिपीट ना करें, आप इरिलेवेंट फैक्ट ना डालें और ज़्यादा जनरलाइज होकर मत लिखते हैं। जनरलाइज होकर लिखें लेकिन ज़्यादा जनरलाइज होकर ना लिखें। क्लियर। तो इसमें क्या है, आपने बता दिया दर्पण है और ऊपर दर्शन है, समझ गए। तो वो चीज़ें बार बार एक साथ मैच करती हैं। आप इसको विविध बना सकते हो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बना सकते हो। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स आपने दिए इनको पॉइंट फॉर्म में ना दो, इनको पैसेज के रूप में लिखो। देखो, जब प्रश्न का उत्तर काफ़ी छोटा होता है, क्लियर, और जब प्रश्न केवल और केवल एक ही टुकड़े पे आधारित होता है तो आपको बिंदुओं का ध्यान नहीं देना होता है। बिंदु सबसे ज़्यादा वहाँ पर आते हैं जब प्रस्तावना में या किसी भी प्रश्न में 2 भाग होते हैं। अगर मान लो इसी प्रश्न में ये होता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन का मूल सार है, इसके संदर्भ में मुख्य विवेचना कीजिए, या हाल ही के संदर्भ में इसके कई सारे प्रावधानों पर मूल्यांकन कीजिए, तो आप ऊपर वाले को क्या पॉइंट में बता सकते हो
और मूल्यांकन को आप पैसेज में बता सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरा पार्ट नहीं दिया है तो आप पहले वाले को ही पैसेज में बताओगे। क्लियर? कैसे अब बताना है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि वास्तव में भारतीय संविधान में प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका आरंभ हम भारत के लोगों से होता है। प्रस्तावना में न केवल अखंडता, संप्रभुता व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भी बात है। इसमें न केवल लोगों की प्रतिष्ठा और न केवल इसमें व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, बल्कि सबके साथ आप ये कह सकते हो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो आपने कर लिया, सबके साथ अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो कि न केवल भारत के संविधान के अलग भागों में अर्थात मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों या मूल कर्तव्यों में निहित हैं, बल्कि कई सारे अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के संविधान के अलग अलग भागों में शोभायमान है या सुशोभित हैं। क्लियर? हालांकि कई बार कुछ परिस्थितियों के कारण प्रस्तावना की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह अभिव्यक्त होता है, जिसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत संकलित करके इसे संविधान का मूल पार्ट बना दिया। किंतु इसमें हुए एक दो संशोधनों ने इसकी प्रासंगिकता की यथावत को बनाए रखने का प्रयत्न किया है, चाहे वो पंथ निरपेक्ष शब्द की बात हो, चाहे वो अखंडता की बात हो, चाहे समाजवाद की बात हो। क्लियर? तो आप ऐसे इसका जिक्र कर सकते हो। समझ गए? अब फिर इसकी अंत में एक सीमा बता सकते हो, किंतु गहराई से देखें, भले ही प्रस्तावना में कितनी भी व्यवस्थाएं हो, भले ही प्रस्तावना में कितने प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हो, किंतु इनका उपयोग कोई भी व्यक्ति विधि के उपबंधों को लागू कराने के लिए नहीं कर सकता। क्लियर? अर्थात आप ये कह सकते हो कि ये न्यायिक नहीं है। समझ गए? और आप ऐसे करके इस उत्तर को खंडित कर सकते हो, लिख सकते हो। इससे क्या हुआ आप बताइए? इससे ये हुआ कि न केवल आपने प्रस्तावना का ओरिजिन बताया, न केवल आपने प्रस्तावना का पर्पस बताया, न केवल आपने प्रस्तावना के मूल अर्थों को डिस्क्राइब किया, बल्कि आपने प्रस्तावना की प्रासंगिकता के साथ साथ वर्तमान संदर्भ में इस पर उठने वाले सवालों और इससे संबंधित प्रोविजंस का भी उल्लेख कर दिया। अर्थात आपने 150 शब्दों की कहानी में पूरी की पूरी प्रस्तावना जैसे संविधान का सार प्रस्तुत करती है, वैसे ही आपने प्रस्तावना का भी सार प्रस्तुत कर दिया। क्लियर? तो आप ऐसे लिखा करिए। ऐसे लिखने में क्या होगा, एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि फला बंदे ने अमेरिका की बात क्यों नहीं की, फला बंदे ने प्रस्तावना में संशोधन की बात क्यों नहीं की, फला बंदे ने प्रस्तावना की सीमा की बात क्यों नहीं की, इसने ये क्यों नहीं बताया कि प्रस्तावना की अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसने ये क्यों नहीं बताया कि आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने पर भी प्रस्तावना में निहित कई प्रकार की संकल्पनाएं वास्तविक साकार रूप नहीं प्राप्त कर पाईं। इसने आज ये क्यों नहीं बताया कि भारत के शिल्पकारों ने प्रस्तावना को किस तरीके से वर्तमान संदर्भ में गढ़ने का प्रयत्न किया है। इसने ये क्यों नहीं बताया कि भारत सरकार ने अपनी कई सारी स्कीम्स, कई सारी योजनाओं के माध्यम से लगभग हर एक वाक्य को, हर एक तरीके के अधिकार को या हर एक तरीके की प्रतिष्ठा व अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए सजगता पूर्वक काम किया। ये सारी चीज़ें वो आपसे जानना चाहता है। वो आपसे जानना चाहता है कि आप कि पुस्तकी ज्ञान से ऊपर उठकर अपने विवेक पर आधारित दर्शन को किस प्रकार परिलक्षित करते हो। वो आपसे पूछना चाहता है कि न केवल आपकी संविधान के प्रति समझ कैसी है, बल्कि संविधान के प्रति आपकी सोच कैसी है। आप जब कहीं पर होंगे, इंडिया के संदर्भ में आप जब कहीं पे स्पीच दे रहे होंगे, तो इंडिया के आइडिया को सर्व करते हुए, इंडिया की डेमोक्रेसी की लिगेसी को प्रमोट करते हुए आप कैसे ये बता सकते हो कि इंडिया की जो प्रियम्बल है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका एक बेसिक सार है, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात उनकी वो बेसिक नींव है जिस पर पूरी के पूरे संविधान रूपी वृक्ष की पत्तियां उस पर खड़ी हुई हैं। ये सारे के सारे संविधान रूपी तने उस पर पूरी तरह से शोभायमान है, अर्थात
उनके फलों के रूप में हमारी देश की जनता उसको काफ़ी अच्छे से अपने पेट को भर रही है। अब ऐसे बताओ, समझ गए? तो आप ऐसे पूरी तरह से थिंकिंग करके इस उत्तर को लिख सकते हो। हालांकि आपने लिखा अच्छा है, देखिए वही होता है ना कि हमारा ये उद्देश्य है कि आपने जो लिखा ठीक लिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब लिखें तो दोबारा उससे बेहतर लिखें, और आप जब हमें दोबारा भी चेक कराएंगे तो हम फिर आपको बेहतर बनाएंगे। अर्थात हमारा उद्देश्य यही है कि आपके अंदर नित्य अपडेशन लाना, नित्य आपको बेहतर से और बेहतर बनाना। मत क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन केवल आपसे नहीं है, आपका कंपटीशन उन लोगों से है जिन्होंने प्रियम्बल पर पीएचडी कर रखी है। तो कभी भी आप उनके सामने जब खड़े हों, या आप कभी पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल स्टूडेंट के सामने खड़े हों, तो इसको इस बात का एहसास ही ना हो सके कि ये बंदा हिस्ट्री ऑप्शनल का है कि पॉलिटिकल साइंस का है। अर्थात उस टॉपिक के प्रति आपकी काफ़ी गहन समझ हो। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये जीएस के हिसाब से ये पढ़ना चाहिए, गहन क्यों? देखिए, पॉलिटी को गहन नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब पॉलिटी आपके पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हो, जब पॉलिटी आपके एडमिनिस्ट्रेशन से इन्वॉल्व हो, तो आपको पॉलिटी गहन होकर पढ़ना चाहिए। आपको इकोनॉमी गहन होकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको कहीं डिबेट नहीं करनी। लेकिन पॉलिटी क्यों? क्योंकि ये आम जनमानस के संदर्भ में रोज इशू आते हैं। तब आप कैसे एग्जाम्पल के रूप में कहोगे कि प्रस्तावना में ये बातें नहीं थे? और ये वास्तव में आपके लिए एक स्पीच तैयार करने में काफ़ी सहयोगी हो सकती है। समझ गए? इसलिए इस पे थोड़ी अच्छी सी कमांड बनाइए। और आप में से आप वैसे आंसर ऐसे राइटिंग करते रहिए, तो हम जैसा कि आपको पता है कि गिफ्ट देते ही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि गिफ्ट में आपको कभी ना कभी हम हमारा संविधान जो सुभाष कश्यप की बुक है, एनबीटी प्रकाशन की, काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें प्रियम्बल को लेकर काफ़ी अच्छे शब्दों को समायोजित किया गया है। और ख़ासतौर पर मेंस के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको उस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी लेखन शैली में उत्कृष्टता आती है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। साथ ही आपको ये भी लगा होगा कि हाँ वास्तव में इसको हम अपने अलग डायमेंशन में कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम अपने इस पैरा का उपयोग सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।